जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम जैन डू स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के उस काल में जाने वाले हैं जिसे इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा। गुप्त वंश और उसके उत्तराधिकारी के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं। ये वो समय था जब भारत सिर्फ एक मजबूत साम्राज्य ही नहीं था, बल्कि विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, व्यापार हर एक क्षेत्र में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा था। आपने सुना होगा आर्यभट्ट का नाम, जिन्होंने शून्य के महत्व को बताया, ग्रहों की गति के मापने की पद्धति के बारे में बताया, दशमलव पद्धति के बारे में बताया। आपने सुना होगा कालिदास का नाम, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी और जो पूरे विश्व के अंदर रचना उनकी आज के समय पर भी पढ़ी जाती है। ये वो युग था जिस समय पर नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के केंद्र पूरी दुनिया में, जहां पर कोने कोने से बच्चा जहां पर पढ़ने आ रहा था। आपने सुना होगा अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा कि वो इतना सुंदर और एक अद्भुत नमूना देखने को मिलता है, जो आज के समय पर भी आप देखते हैं तो बहुत ही अद्भुत और बहुत सुंदर है। गुप्त साम्राज्य के अगर शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि दूरदर्शिता और न्यायपूर्ण शासक भी हुआ करते थे। समुद्रगुप्त तो विदेशी जितने भी इतिहासकार थे, उन्होंने तो भारत का नेपोलियन तक कह दिया था उसको। लेकिन वो युग था, ये सिर्फ एक वैभवशाली युग नहीं था, ये एक चुनौतियों का भी युग था, जैसे कि हुनों का आक्रमण, सत्ता संघर्ष और उत्तराधिकारी की लड़ाई। तो चलिए आज हम जानते हैं गुप्त साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इस युग को स्वर्ण युग क्यों कहा गया और इनके उत्तराधिकारियों ने किस तरह साम्राज्य को बचाने की कोशिश की, और इन सभी चीजों को हम पूरी डिटेल में जानेंगे। तो चलते हैं गुप्त साम्राज्य के दौरे पर और देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य किस किस आधार पर उन्होंने क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे गुप्त तथा उसके उत्तराधिकारी, जो उनके उत्तराधिकारी थे उसके बारे में। सबसे बड़ी बात बच्चों, इतिहासकारों ने गुप्त साम्राज्य के दौर को एक ऐसा समय बताया जिसे पूरे आत्मविश्वास के साथ भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। वो समय था लगभग 3रा ईस्वी से लेकर 6ठी ईस्वी के बीच में, जो कि ये पूरा साम्राज्य बहुत ही बड़े लेवल पर फैला। अप्रोक्सीमेट 300 ईसा पूर्व तक ये क्या हुआ, ये पूरा साम्राज्य फैला। कब से कब तक आपने ये स्वर्ण युग कहा गया? 3री शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी के बीच में ये पूरा साम्राज्य एक व्यवस्थित तरीके से फैला था। आप सोच सकते हैं 300 साल पहले दुनिया, जब भारत राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं था और सांस्कृतिक रूप से लेकिन अपने शिखर पर था, वो काल था जहां पर संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और कला चारों क्षेत्रों में उसने अपना अद्भुत, जो कि एक तरीके से पूरी दुनिया को बहुत बड़े लेवल पर यह चीज दिखा रखी थी कि वो पूरी दुनिया, दूसरे देश भी हमें देख के बहुत कुछ सीख रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान दूर दूर से जहां पर विद्यार्थी पढ़ने आते थे। विज्ञान में बात करें तो आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक, जिन्होंने दशमलव पद्धति, शून्य के बारे में बताया कि शून्य का क्या महत्व है और इन सभी चीजों को परिभाषित किया, इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताया। अजंता एलोरा की गुफाएं, जिसमें चित्र आज भी आपको देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही मधुर, बहुत अच्छे चित्र हैं वहां पर। साहित्य की बात करो तो कालिदास की कविताएं, उसके साथ साथ ये वो समय था जिस समय पर भारत को केवल एक एशिया के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता था। कहा जाता था कि भारत एक विश्व गुरु के तौर पर है, उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए पूरी दुनिया को, क्योंकि उनका मैनेजमेंट और चीजें वो इतना व्यवस्थित और इतनी अच्छी तरीके से कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा, उसके साथ साथ संस्कृति, विज्ञान, कला, इन सभी क्षेत्रों के अंदर बहुत ही अच्छे से भारत काम कर रहा था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि यहां पर सबसे बड़ी चीज गुप्त वंश और उसकी स्थापना कैसे हो गई। जो गुप्त साम्राज्य था उसकी स्थापना क्यों हो गई। गुप्त वंश की शुरुआत की कहानी अगर आप सुनते हैं तो इसके जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे।
कौन संस्थापक हैं? श्री गुप्त संस्थापक हैं। कहा गया कि इसकी स्थापना बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, ये बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन वो एक शासक जो थे वो एक महत्वाकांक्षी शासक थे। गुप्त वंश प्रारंभ में मगध और प्रयाग क्षेत्रों में फैला हुआ था। ये इलाका उस समय पर राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि गंगा के मैदान, व्यापार मार्ग, सांस्कृतिक केंद्र, सब कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता था। इनका नजारा आप जो कि यहाँ से बैठे बैठे देख सकते थे। मगध, आपको पता होगा मगध बहुत इंपॉर्टेंट है सुरक्षा की दृष्टि से भी, व्यापार की दृष्टि से भी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य, उससे पहले अजात शत्रु की बात आपने पढ़ी होगी। तो इन सभी दृष्टि से मगध को बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। कहा जाता है, बहुत सारे जो सवाल हमारे मन में उठते हैं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना ही क्यों हो गई? जब इतने सारे साम्राज्य चल रहे हैं तो एकदम से गुप्त साम्राज्य की स्थापना की क्या जरूरत पड़ गई? तो इसका सबसे अच्छा और सबसे जरूरी जवाब होगा कि वहां पर छोटे छोटे राज्य कमजोर होते गए और आपस में लड़ते गए। आपने सुना होगा कि एकता बहुत जरूरी है, तो यहां पर क्या हुआ? एकता धीरे धीरे क्या हो गई? सबके अंदर खत्म हो गई। अब एकता खत्म हो गई तो कमजोर शासन व्यवस्था हो गई, जिसके कारण एक नया शासन आया जिसको आपने गुप्त वंश के नाम से जाना। धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पर पूरा तरीके से गुप्त वंश ने अपनी राजनीतिक पकड़ बनाना शुरू कर दिया और आने वाले कुछ वर्षों में ये भारत में सबसे प्रभावशाली शक्ति के केंद्र के तौर पर देखा जाने लगा। यानी कि जो श्री गुप्त हुआ करते थे, उनकी सोच और सही समय पर उनके सही कदम एक बहुत ज्यादा एक अच्छे साम्राज्य की नींव रखने में बहुत ज्यादा सहायक हुए और भारत को स्वर्ण युग जो की तरफ ले जाने में बहुत ज्यादा सहयोगी हुए। मतलब भारत को क्या कहा गया? भारत का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। स्वर्ण युग का मतलब बहुत अच्छा युग। तो जैसे मगध प्रयाग के क्षेत्र में फैला हुआ था, मैंने अभी आपको बताया, उसके साथ साथ मैंने आपको बोला कमजोर और छोटे छोटे राज्य थे जिसके कारण पतन हो गया। शक्ति का केंद्र कोई नहीं था। धीरे धीरे गुप्त वंश शक्ति का केंद्र बना, लेकिन उन्होंने सही समय पर, सही टाइम पर सही काम किए, जिसके कारण गुप्त शासन श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कर पाए और उन्होंने इतना अच्छी व्यवस्था चला पाए, जिसके कारण स्वर्ण युग इसी वजह से उसको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बिना युद्ध करे अपने साम्राज्य की क्या कर ली? स्थापना कर ली। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? प्रारंभिक शासक। जो प्रारंभिक शासक थे बच्चों, उसके बारे में आपने पढ़ा। श्री गुप्त वंश के शुरुआती शासकों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम क्या आएगा? श्री गुप्त। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्थापना करी थी। श्री गुप्त ने इस वंश की नींव डाली थी और उसके साथ साथ व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य के सपनों को पहली बार आकार देने की कोशिश की थी कि भाई हाँ, एक साम्राज्य होगा गुप्त साम्राज्य। उन्होंने राजनीतिक और भी बहुत सारी स्थिति के अंतर्गत काम किया। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच। अब उनके जो पिता थे उनकी सारी कार्यशैली को उन्होंने आगे बढ़ाया। घटोत्कच ने राज्य सीमा में भी बढ़ोतरी करी, पड़ोसी देशों के साथ भी अपने जो कि मित्रतापूर्ण संबंध भी बढ़ाए, अपनी शक्ति का प्रभाव भी जमाया, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया। अब कहा जाता है सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि यहाँ पर दोनों शासकों के बारे में इतिहास के अंदर बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। अब कहा गया धीरे धीरे इन्होंने चुपचाप अपने साम्राज्य को बढ़ाया बिना युद्ध किए। अब आप समझ सकते हैं, युद्ध करते तो सारी जगह पर वर्णन मिलता, सारी चीजें जो कि पता चलती, लेकिन इन्होंने युद्ध किया ही नहीं। बिना युद्ध के इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करी। उसके साथ साथ क्या हुआ? धीरे धीरे चुपचाप अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाते गए और बाद में ऐसा कहा गया, तैयारी के बाद गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग इसलिए ही ये साबित हुआ क्योंकि इन्होंने बिना युद्ध करे उसके साथ साथ क्या हुआ, जो कि चीजों को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जैसे आपने देखा, श्री गुप्त ने नींव डाल दी, घटोत्कच उनके उत्तराधिकारी बने, उन्होंने अपने पिताजी के चीजों को ही आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ ऐतिहासिक प्रमाण बहुत ज्यादा नहीं मिले, लेकिन कुछ मिले, उन्हीं को ही हमने महत्वपूर्ण आधार पर इतिहास के स्रोत बना लिया। अब इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं। कहा है चंद्रगुप्त प्रथम, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ऐसा कहा गया कि जो गुप्त साम्राज्य था सचमुच में एक बड़ी पहचान
अगर किसी राजा ने दी तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने दी थी। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में अपने शासन की शुरुआत की थी। अब इसके साथ साथ कहा गया ये एक वैभवशाली उपाधि भी जोड़ते थे अपने साथ। कौन सी उपाधि? महाराजा अधिराज। ये वाली उपाधि जोड़ते थे। क्यों जोड़ते थे? राजाओं का राजा। आप समझ सकते हैं, मतलब अपने आसपास के दूर दूर के क्षेत्र में क्या हुआ कि मैं राजाओं का राजा हूं, ये उपाधि जोड़ते थे। ये सिर्फ एक खिताब नहीं था बल्कि पूरे साम्राज्य में ये संदेश था कि अब सिर्फ सबसे सर्वोच्च शक्ति जो है वो कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। उससे बड़ी कोई भी पूरे साम्राज्य के अंदर शक्ति नहीं है। उन्होंने एक और बड़ी राजनीतिक चाल चली। क्या? कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी वंश के बारे में आपने सुना होगा, वो वहां की राजकुमारी थी। वहां पे विवाह करने के बाद एक व्यक्तिगत संबंध ही नहीं बनाए, उन्होंने एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन किया, कहा जिससे कि गुप्त साम्राज्य और लिच्छवी वंश का पूरा समर्थन उनको प्राप्त हुआ। जिससे रणनीति, मतलब ऐसा कहा गया कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे ये एक बहुत बड़े रणनीतिकार थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य का विस्तार भी किया और पहली बार गुप्त साम्राज्य को एकता और स्थिरता की मजबूत नींव रखी। उन्होंने कहा पूरा साम्राज्य एक है और एक मजबूत साम्राज्य की नींव उन्होंने धीरे धीरे रखना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त प्रथम जो हुआ करते थे, उन्होंने गुप्त साम्राज्य के नाम जो कि उन्होंने दिया और उसके साथ साथ शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया, इसके बारे में पूरी चीजें बताई गई हैं। आपको कुमार देवी से उन्होंने विवाह रचाया, एक राजनीतिक चाल थी। उसके साथ साथ साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, इसके लिए भी जो कि बहुत व्यवस्था के आधार पर उन्होंने काम किया था। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। कहा गया समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया। समुद्रगुप्त ने एक प्रसिद्ध शासक तो था ही, जिन्होंने महाविजेता भी कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारी विजय पताका मतलब विजय प्राप्त करी, बहुत युद्ध किए, बहुत कुछ किया। 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक, मतलब इन्होंने अपना शासन कब से 335 से लेकर 375 ईस्वी के बीच में इन्होंने अपना शासनकाल किया। उसके साथ साथ इन्हीं को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उनका सबसे बड़ा कारनामा था उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक विजय अभियान चलाना। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की सीमा को बहुत तेजी से बढ़ाया था और राज्यों को धीरे धीरे बढ़ाने के बाद वो सिर्फ एक युद्ध ही नहीं माहिर थे, वो एक रणनीतिकार और उसके साथ साथ राज्य के अंदर हर एक प्रकार से वो गुप्तचर सारी चीजें बहुत व्यवस्थित रखना जानते थे। और उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना किया और मुश्किलों का सामना करने के बाद भी उन्होंने अपने साम्राज्य का पूर्ण विस्तार किया। जिस साम्राज्य से वो युद्ध नहीं कर पाते थे, उस साम्राज्य से वो मित्रता, राज्य को क्या बना लेते थे? राज्य का मित्र बनकर रहते थे। तो इसके बारे में भी काम किया गया उन्होंने, जो कि मित्र बनकर भी बहुत सारे काम किए। अब जैसे यहां पर देखिए नेपोलियन की उपाधि भी दी गई, उसके साथ साथ विजय अभियान जो मैंने बताया हर एक क्षेत्र में चलाया गया। और वो खाली विजय और ये सब चीजों के साथ साथ कविता, संगीत, कला, विकास, इन सभी क्षेत्रों के अंदर भी बहुत उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। जैसे कि प्रयाग प्रस्ती के बारे में आपने सुना होगा, कहा हरिसेन उसके मुख्य कवि हुआ करते थे, जिसके अंदर क्या हुआ, वीरता और उसके साथ साथ विद्वानता, उनके सच्चे किस्से उसके अंतर्गत बताए गए हैं, जिसमें ये बात बताया गया प्रयाग परिस्ताह के में, जो कि युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है और मन में एक योद्धापूर्ण तस्वीर हमारे मन में उभर के आ जाती है कि तलवार लेकर हाथ में खड़ा हुआ एक विजय पताका लहर रही है। और उसके साथ साथ क्या है, जो कि समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा ही नहीं है, एक वीरता और विद्वानता के शासक के तौर पर उनको देखा जाता था, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास में अमर कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से प्रयाग प्रस्ती के अंतर्गत वीरता के बारे में पूरा वर्णन बहुत अच्छे से मिलता है। और वो एक वीरता ही नहीं, मतलब हर एक चीज का संरक्षण करना भी जानते थे, चाहे वो कविता हो, संगीत हो, कला हो, इन सभी चीजों के बारे में वो बाखूबी समझते थे कि खाली आपने वीरता प्राप्त कर ली, लेकिन आपने
चीजों को संरक्षण प्रदान नहीं किया, चीजों को मैनेजमेंट तरीके से नहीं किया, तो कहीं ना कहीं साम्राज्य को चलाने में दिक्कत आ सकती है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा आगे देख लेते हैं। बोल रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका क्या है, विक्रमादित्य के नाम से भी बेटा इसको जाना गया। गुप्त साम्राज्य के बहुत महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 ईस्वी से लेकर 415 तक। कब से कब तक बेटा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक किसका शासन चला। अभी थोड़ा आगे वाली स्लाइडों में मैंने प्रॉपर बना भी रखा है, उस चीज को जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि जब हम अपना आंसर लिखेंगे तो हमें अगर डेट वाइज अगर हम चीजों को मेंशन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम चेक करने वाले टीचर हैं उनके ऊपर एक बहुत अच्छा असर पड़ता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेकर 415 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर। उसके साथ साथ वो एक युद्ध ही नहीं करते थे, गुप्त साम्राज्य के पश्चिम भारत का व्यापार मार्ग जो हुआ करता था, समुद्र बंदरगाह पर भी उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। उनकी विजय के बाद उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। अब उज्जैन सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं था, वो एक व्यापार के क्षेत्र में खगोल शास्त्र, शिक्षा, इन सभी चीजों का गढ़ भी बन गया था। अब ये गढ़ और ये चीजें क्यों बन गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित कर दिया था। अपनी विजय के बाद, पश्चिमी शकों के ऊपर विजय करने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी किसको बना लिया, उज्जैन को बना लिया। और उज्जैन को बनाने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें वहां पे व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उसके बाद नवरत्न, नवरत्न का मतलब क्या हुआ, नौ रत्न, कालिदास और भी बहुत सारे जो अलग अलग खगोल विज्ञान, गणित शास्त्र और भी बहुत सारे महान जो विद्वान हुआ करते थे, जैसे कालिदास संस्कृत साहित्य महाकवि के तौर पर इनको देखा जाता है। तो इन सभी लोगों को क्या दिया इन्होंने, संरक्षण दिया। मतलब 9 महान विद्वानों को सबसे ज्यादा संरक्षण प्रदान किया। आज भी इतिहास के अंदर इनको ये काम को अमर माना जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। उनके शासन में गुप्त साम्राज्य में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। इसको सबसे बड़ा प्रमाण जो स्वर्ण मुद्रा उन्होंने चलाई, सोने के सिक्के, उसके साथ साथ उसके ऊपर अलग अलग चीज अंकित की जाती थी। आर्थिक व्यवस्था की ताकत को बढ़ाया उन्होंने। और इसके साथ साथ देखा जाए तो वहां की संस्कृति, कला, इन सभी चीजों में भी पूरे चीजों के अंदर उन्होंने वृद्धि की। तो क्या हुआ, यहाँ पर स्वर्ण मुद्रा इनकी एक बड़ी उपलब्धि भी के तौर पर भी देखा जाता है। तो अब यहाँ पर इन सभी चीजों के अंदर बताया गया है। अब साथ में बताया गया कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा मतलब चीजें बिखरना शुरू हो जाती हैं यहाँ से, लेकिन ये दोनों एक बहुत अच्छे उत्तराधिकारी हैं, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। सबसे पहले हम कुमारगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं। कुमारगुप्त जिन्होंने, उनके नाम पर सबसे बड़ी उपलब्धि है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करना। ये सिर्फ एक शिक्षा संस्थान ही नहीं था, यहाँ पर छात्र अलग अलग एरिया से, अलग अलग राज्यों से ज्ञान के केंद्र के तौर पर आते थे। खगोल शास्त्र, चिकित्सा, बौद्ध दर्शन, गणित, जैन दर्शन, इन सभी जगहों पर मतलब ये एक तरीके से केंद्र के तौर पर देखा जाता था। कुमारगुप्त ने अपने शासन में सीमा सुरक्षा को और भी मजबूत किया ताकि राज्य स्थिर रह सके। इनका सबसे बड़ा काम क्या है, राज्य क्या हो सके, स्थिर हो सके, उसको दिक्कत ना हो। इन्होंने सबसे बड़ा काम किया। और उसके बाद कौन आ गए, स्कंदगुप्त आ गए। तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे बड़ी उपलब्धि बेटा। उसके बाद सीमा सुरक्षा के लिए इन्होंने काम किया। अब उसके अलावा अगर स्कंदगुप्त का नाम इतिहास में अमर इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने हुनों के आक्रमण का वीरतापूर्वक सामना किया था, वो डरे नहीं थे। हुनों का मतलब क्रूर, एक शक्ति, आक्रामक, बहुत बड़ा आक्रमण था। लेकिन स्कंदगुप्त ने अपनी सेना और रणनीति के दम पर उनको भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन वो मार कहाँ खाए, मार खाए साम्राज्य के भीतर आंतरिक समस्याएं चल रही थी।
आर्थिक संकट चल रहे थे, आर्थिक दबाव चल रहे थे, प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो गया था, धीरे धीरे अलग अलग प्रांतों के अंदर विद्रोह बढ़ गया था। तो वो कहीं ना कहीं इन सभी जगह पर उन्होंने अपने सामने बहुत सारे विद्रोह देखने के क्या कर दिया, अपना विद्रोह उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रांतीय विद्रोह देखा, और जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। इन समस्याओं ने गुप्त साम्राज्य की नींव को धीरे धीरे कमजोर कर दिया था, जिसके कारण कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने साम्राज्य को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इन चुनौतियों से उभर नहीं पाए कभी भी। अब जब वो उभर नहीं पाए तो कहने का मतलब उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। स्कंदगुप्त जो हुणों के आक्रमण का वीरतापूर्वक सम्मान किया, उन्होंने वीरतापूर्वक जो कि एक तरीके से सामना किया, और साम्राज्य के आंतरिक समस्या धीरे धीरे बढ़ती गई और जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं क्या है कि गुप्त वंश और उसके प्रमुख जो राजा हुआ करते थे उसके बारे में, जैसे श्री गुप्त घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। बेटा इनके सामने इनके वो भी लिखे हुए हैं, ये आपको जरूर नोट कर लेना है कि कब से कब तक जो कि ये चले। उसके बाद इनकी कुछ उपलब्धियां, वंश की स्थापना, प्रारंभिक विस्तार, महाराजा अधिराज, उसके साथ साथ विजय अभियान, शगोप पर विजय प्राप्त की, नवरत्न, उसके साथ साथ नालंदा की स्थापना करी, हुण का आक्रमण इन्होंने झेला। तो ये राजा जो थे क्रमबद्ध है पूरी तरीके से, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे, कितनी बार पूछ लेता है, चीजों के बारे में कर लेता है तो आप इसके बारे में बता देंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था। वहां की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके की हुआ करती थी। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब क्या है कि वहां पर पूरी प्रशासन की व्यवस्था कैसी चलती थी। सबसे बड़ी बात, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही संगठित हुआ करती थी। सबसे ऊपर होता था राजा, उसके बाद अलग अलग व्यक्तियों को सत्ता के केंद्र पे रखा जाता था। राजा की मदद के लिए मंत्री भी हुआ करता था, वो सलाह देना, नीति निर्माण करना, महत्वपूर्ण फैसलों के अंदर सहयोग किया करता था। सबसे अंतिम निर्णय किसका, राजा का, सत्ता का केंद्र बिंदु के तौर पर देखा गया। इनका सपोर्ट कौन कर रहा है, मंत्री, वरिष्ठ सलाहकार, नीति निर्माण करना, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, राजा को सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अंतिम सबसे केंद्र बिंदु राजा, अगर उसने कहा तो वो काम होगा, मतलब होगा। उसके अलावा आपके पास प्रशासन को आसान बनाने के लिए राज्य को बहुत सारे भागों के अंदर बांटा गया था। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रांत, जिला, ग्राम स्तर पर तो राज्य को विभाजित किया गया। क्यों? क्योंकि भाई अलग अलग अगर हमारे पास विभाजित होंगे, अलग अलग अधिकारी होंगे तो संचालित बहुत अच्छे से किया जाता था। उपराजा, राजा का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख हुआ करता था, जो प्रांत जिला का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ग्रामीण, गांव का मुखिया हुआ करता था, ग्रामीण के तौर पर उसको देखा जाता था। सेना भी बहुत मजबूत थी, घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी रथ, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें वहां पर हुआ करती थी। साम्राज्य के आय के प्रमुख साधनों पे भूमि कर, व्यापार कर, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण था। उसके साथ साथ राजा का मार्गदर्शन, मंत्रियों की सलाह, उन सभी चीजों को और मजबूत बना देती थी और सेना बहुत मजबूत तरीके से खड़ी होती थी। कर व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी, जिसके कारण इतने लंबे समय तक गुप्त साम्राज्य चल भी पाया। जैसे आपने पढ़ा कि जो स्कंदगुप्त थे उसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। स्कंदगुप्त क्या है, सबसे बड़ी चीज, वो मार कहां खाए थे, आंतरिक गृह क्लेश में। अगर वो नहीं होता आंतरिक गृह क्लेश तो शायद बहुत ही व्यवस्थित और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को किया जा सकता था। थोड़ा आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, समाज, वर्ण और आर्थिक व्यवस्था। सबसे बड़ी बात बच्चों, गुप्त काल को समाज को 4 भागों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो विद्वान, शॉर्ट में बता रहा हूं, जो विद्वान, धर्म का कामकाज करने वाले। क्षत्रिय शासक या सुरक्षा कर्मचारी। वैश्य खेती, व्यापार, धन संपत्ति के निर्माता। शूद्र जो सबकी सेवा या श्रम कार्य करते हैं।
अब यहाँ पर 4 जो वर्ग हैं, इन 4 भागों के अंदर पूरे समाज को बांटा गया था। अगर हम महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी। वहां पर शिक्षा और धर्म कार्यों में भाग लेने का अवसर था उनके पास, लेकिन कुछ अधिकार बहुत सीमित हुआ करते थे। वहां पर 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हुआ करते थे आर्थिक व्यवस्था के, कृषि, शिल्प और व्यापार। आर्थिक व्यवस्था के 3 सबसे महत्वपूर्ण कौन से स्रोत? कृषि, शिल्प और व्यापार। कृषि मतलब अनाज, फल, फूल, सब चीजों की पैदावार करना। शिल्प सुंदर वस्त्र, आभूषण और धातु का निर्माण करना। व्यापार मतलब देश और विदेश के साथ मालों का आदान प्रदान करना, सामान का आदान प्रदान करना। ये सब कुछ वहां पर बहुत अच्छे से होता था। उस समय सोने चांदी के सुंदर सिक्के भी वहां पर प्रचलित में थे, जिससे पता चलता है कि मुद्रा प्रचलन बहुत ही अच्छे तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, मजबूत तरीके से होती थी। इसलिए समुद्रगुप्त जो हुआ करते थे गुप्त काल के अंतर्गत, वहां पर व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें चलाया करते थे। गुप्त काल में समाज में वर्णन व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति जो सीमित भागीदारी थी, लेकिन कुछ हद तक बहुत सही भी थी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो ऐसा बताया गया, जो गुप्त साम्राज्य, उनको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, इन सभी कारणों से ही। तो इन सभी चीजों के आधार पर आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी। अब देखते हैं धार्मिक शिक्षा और साहित्य के आधार पर। तो सबसे बड़ी चीज, हिंदू धर्म वहां का सबसे प्रमुख धर्म था, लेकिन बौद्ध धर्म की बात करो, आप जैन धर्म की बात करो, उनको भी पूरा सम्मान मिलता था। ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म को ही सम्मान मिलता था, जैन बौद्ध धर्म को भी पूरा सम्मान दिया जाता था। राजा और अमीर लोग ब्राह्मण मंदिरों और मठों की भूमि दान देते थे। मतलब जो राजा है, अमीर लोग हैं, ये सभी लोग क्या करते थे कि दान देना, ब्राह्मणों को, मठों के लिए काम करना, धार्मिक स्थल बनाना, शिक्षा के केंद्र बनाना, उनको कैसे संचालित किया जाए, इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देना। शिक्षा के लिए नालंदा, तक्षशिला जैसे केंद्र बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे, देश विदेश से चीजें सीखने आते थे। विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य, खगोल शास्त्र, इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताया। आप साहित्य की बात करो तो कालिदास, जिन्होंने महाकाव्य के तौर पर उनको देखा जाता है, नाटकीय साहित्य, बहुत सारी कथाएं उन्होंने लिखी है। उसके साथ साथ आप अजंता और एलोरा की गुफा की बात करते हैं तो चित्रकला, मूर्ति कला, बहुत अद्भुत नजारे आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही कहा गया कि इसलिए गुप्त साम्राज्य की धार्मिक शिक्षा, विज्ञान, कला, इन सभी चीजों के अंदर बहुत अच्छी रुचि थी, इसलिए उसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? हिंदू धर्म प्रमुख, लेकिन जैन बौद्ध धर्म भी पूरी तरीके से रह सकते थे। ब्राह्मण मंदिरों और मठ के अंतर्गत काम किया करते थे। शिक्षा के केंद्र नालंदा, तक्षशिला, उसके साथ साथ आर्यभट्ट जैसे लोग, उसके साथ साथ साहित्य में कालिदास, विशाखा दत्त, और उसके साथ साथ चित्रकला, गुफाएं अजंता एलोरा की उत्कीर्ण बहुत सारी चित्रकला वहां पर आपको देखने को मिल जाती है। गुप्त साम्राज्य का पतन। अब सबसे बड़ी चीज, जो साम्राज्य अस्तित्व में आया है उसका पतन होना भी क्या है? निश्चित है एक समय के बाद। सबसे पहले उन्होंने उत्तर पश्चिम में लगातार बार बार आक्रमण किए, जिससे साम्राज्य की शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर हो गई। अगर उन्होंने पश्चिमी उत्तर पर बार बार आक्रमण नहीं किए होते तो शायद ये शक्ति इतनी कमजोर नहीं होती। इसी के साथ आंतरिक क्लेश एक बड़ा मुद्दा माना जाता है। उत्तराधिकारी के झगड़े कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। राज्यों की, जो राजा हुआ करता था, राजाओं के अंतर्गत ये था कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, जितने भी वहां पे उत्तराधिकारी हुआ करते थे। तो ये एक बड़ा मुद्दा देखा जाता है। प्रशासनिक ढील हो गई थी धीरे धीरे, क्षेत्रीय शक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा मानने लगी थी, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर चीजें डिवाइड हो गई, सब अपने अपने आप ही मुखिया बनने की कोशिश करने लगे। व्यापार और कृषि पर असर पड़ने लगा, राजस्व धीरे धीरे घटने लगा। किसी भी चीज को चलाने के लिए उसकी नींव क्या है? आर्थिक व्यवस्था।
और वो जब राजस्व घट गया तो आर्थिक व्यवस्था अपने आप ही घटती चली जाएगी। इन सभी कारणों से गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे क्या हुआ, पतन की ओर बढ़ने लगा। तो क्या हुआ, गृह क्लेश, उत्तराधिकारी, बेटा मैंने अभी आपको बताया। प्रशासनिक व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी, क्षेत्रीय शक्ति का उदय होने लगा था अपने क्षेत्र के अंतर्गत ही। राजस्व में धीरे धीरे गिरावट आने लगी, आर्थिक संकट आने लगा, तो कोई भी साम्राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। अब सबसे बड़ी चीज ये, आपके पास क्वेश्चन आंसर है बेटा, इन सभी क्वेश्चन आंसर को जरूर सोल्व करना है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि अब अगर आपने वो पूरा चैप्टर पढ़ा है, जैसे मैंने आपको सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताई है, अगर आप ये चीजें सोल्व नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पूरे अच्छे से चीजें शायद समझ में नहीं आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी सोशल मीडिया पर कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो सीखना बंद मत करो, क्योंकि सीखना ही आपको जीत दिला सकता है। और दूसरी बड़ी बात, अगर आपको कोई ऐसी बात लगती है जो आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप जानना या उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिए, आप किसी भी सोशल मीडिया पे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उससे रिलेटेड एक सेपरेट और एक अच्छी वीडियो बना दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।